रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारी इस बेहतरीन सी क्लास में। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आज हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। कल पिछली 4 क्लासेज में हमने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझा है। तो पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म होते हैं उनको हल करने की जो बीजीय विधि थी, प्रतिस्थापन विधि, उसको हमने डिस्कस किया था। यदि मैं बात करूं प्रतिस्थापन विधि की, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, हमें कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म दिए गए होंगे, उनमें से किसी भी एक समीकरण में से किसी भी एक चर का मान उठाकर दूसरे चर में प्रतिस्थापित करना है, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना है, जिससे हमारे पास एक चर का मान आ जाएगा। और वो जो एक चर का मान आएगा उसे हमें कोई भी दो समीकरण दिए गए होंगे उनमें से किसी भी एक समीकरण में रखकर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार से हमारे पास जो दो वेरिएबल हैं उन दोनों के मान अलग अलग निकल आएंगे। यही विधि थी जिसे हम प्रतिस्थापन विधि नाम देते हैं। तो आइए बिना वक्त गंवाए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो एक्सरसाइज 3.2 है वो कंप्लीटली प्रतिस्थापन विधि पर आधारित है। आज हम प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल देखेंगे। वो क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमारे पास ये जो सवाल आएंगे ये सभी के सभी प्रतिस्थापन विधि पर आएंगे। तो प्रतिस्थापन विधि को आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। हमने जो दो इक्वेशन दी गई थी उन दोनों को, एक को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, एक को इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में से या तो हम x का मान निकाल लेंगे या y का मान निकाल लेंगे। यदि हम x का मान निकालेंगे तो वो y के पदों में आएगा, और यदि हम y का मान निकालेंगे तो वो x के पदों में आएगा। और फिर वो मान हम किसी भी जिस समीकरण से हमने एक चर का मान निकाला था उससे जो दूसरा समीकरण होगा उसमें हम रख देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं समीकरण नंबर 2 से लेकर चलता हूं। तो सॉल्यूशन समीकरण 2 से, क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर 4। तो हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा, 4 प्लस वाई। ये हमारे पास x का मान आ गया है। अब जो ध्यान रखने योग्य बात है वो क्या है, हमने जो x का मान है ये समीकरण नंबर 2 से निकाला है। तो हम जो x का मान आया है इसको समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। अगला स्टेप क्या होगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। वो क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। तो x की जगह क्या रखेंगे, 4 प्लस वाई बराबर 14। y प्लस वाई 2y हो जाएंगे, और ये जो 4 है इधर प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो क्या आएगा, 14 माइनस 4। ये 2 मल्टीप्लाई में है y के, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो y बराबर 14 में से 4 गए 10/2। तो y का मान हमारे पास क्या आ गया,
5 आ गया है। इस प्रकार से हमने एक वेरिएबल का मान ज्ञात कर लिया है। अब जो ये वेरिएबल का मान आया है, इसको हम या तो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे या इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। किसी भी एक समीकरण में y का मान हम रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में भी y का मान रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में y का मान रख लेते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या होगा, यहां पर x प्लस वाई की जगह क्या रख देंगे, 5 बराबर 14। तो x का मान क्या आ जाएगा, 14 माइनस 5, ये पॉजिटिव है, इधर जाएगा नेगेटिव, तो x का मान क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसी प्रकार हमारे पास y के साथ साथ x का भी मान आ गया और इस सवाल का यही हल है। प्रतिस्थापन विधि से सिर्फ आपको यही काम करना है। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। वो सवाल है, अब की बार जो वेरिएबल है x और y न देकर s और t दिए गए हैं। सिर्फ फर्क इतना ही है कि अब की बार वेरिएबल s और t दिए गए हैं और सवाल हमको सेम तरीके से उसी प्रकार से करना है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, लेकिन इसको यदि मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ, इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर ही इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दूंगा। या फिर आप ये भी कर सकते हो, जैसे इसको इक्वेशन नंबर मैंने 2 नाम दे दी। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को 6 से गुणा करने पर क्या आएगा, यहां पर 2s प्लस 3t बराबर 36। इस इक्वेशन को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका रिजल्ट क्या आया हमारे पास, ये जो 3 और जो 2 है, ये जो हर में है 3 और 2, ये दोनों ही कैंसल हो गई। तो हमारे पास 2s प्लस 3t बराबर 36 आया है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। अब हमें समीकरण 2 को भूल जाना है। हमें सवाल में क्या रखना है याद, हमें समीकरण 1 और 3 की मदद से s और t के मान निकालने हैं। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या है, s माइनस टी बराबर 3। तो जो s का मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 प्लस टी। अगला स्टेप क्या होगा, जो s का मान आया है ये समीकरण नंबर 1 से आया है, इसको हम कौन सी इक्वेशन में प्रतिस्थापित करेंगे, तो s का मान हम इक्वेशन नंबर 3 में प्रतिस्थापित करेंगे। s का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या आएगा, 2 इंटू एस की जगह पर 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 गुणा टी 2t प्लस 3t बराबर 36। 2t और 3t यानी कि 5t बराबर 36।
यहाँ पर प्लस का 6 इधर जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा 30/5। तो t का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ गया। हमने इस सवाल में भी क्या किया, s का मान निकाल लिया और t का मान भी हमारे पास आ गया। तो ये जो दोनों मान हैं यही इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर, वो है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। इस सवाल की जब मैं बात करूं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे हम इनको। हम इक्वेशन नंबर 1 से x या y का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 से थ्री एक्स माइनस वाई बराबर 3, तो क्या आएगा 3x बराबर 3 प्लस वाई, तो x का मान क्या आ जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3। ये हमारे पास निकल के आ गया है। x का मान जो आया है ये हमने समीकरण 1 से निकाला है, तो हम इसको कौन सी इक्वेशन में प्रतिस्थापित करेंगे, वो है इक्वेशन नंबर 2। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 9 इंटू एक्स की जगह पर क्या रखेंगे 3 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस माइनस 3y बराबर 9। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, हमारे पास क्या आएगा 3 इंटू 3 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9। हमारे पास क्या आ गया ये जो 3y था इससे ये कैंसिल हो गया, ये 3y पॉजिटिव और ये 3y नेगेटिव, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, जिससे हमारे पास रिजल्ट आया है 9 बराबर 9। यानी कि y का मान तो हमारे पास निकल के आया नहीं। इसका एक ही सीधा सा आंसर आएगा, हम लिख देंगे कि ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये जो दोनों रेखाएं हैं दोनों समपाती रेखाएं हैं, तो इसके अनंत हल होंगे। इसके लिए हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ से a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाल कर उनको बराबर करके ये सिद्ध कर देंगे कि ये दोनों रेखाएं समपाती रेखाएं हैं, इसीलिए इनके जो हल है नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो क्या होंगे अनंत हल प्राप्त होंगे। यहां से a1 क्या आएगा 3, b1 -1, c1 माइनस का 3, a2 9 और b2 माइनस का 3 और जो c2 है वो क्या आ जाएगा माइनस का 9 हमारे पास प्राप्त हो गया। अब यदि मैं बात करूं a1/a2 वो 3/9 यानी कि 1/3, b1/b2 -1/-3, तो ये क्या हो जाएगा 1/3, c1/c2 -3/-9, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3 से कट जाएगा 1/3 हमारे पास आ गया है। हम क्या लिख देंगे, क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, इसीलिए ये दोनों रेखाएं समपाती होंगी। ये दोनों रेखाएं समपाती होंगी। अतः इसके अनंत हल या अनेक हल प्राप्त होंगे।
अनेक हल प्राप्त होंगे। हमको यही करना था इस सवाल में। हमारे पास क्या आया, 9 में से 9, 9 बराबर 9, यानी कि y का मान हमारे पास कैंसिल हो गया, जिससे हमारे पास वेरिएबल के मान नहीं निकल के आए। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं ये दोनों समपाती रेखाएं हैं। और मैंने आपको अच्छे से बता रखा है पीछे के लेक्चर में कि जब समपाती रेखाएं होंगी यानी कि ओवरलैप लाइन होंगी तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो कितने होंगे, अनंत हल हमारे पास प्राप्त होंगे। अगला सवाल है ये 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4 प्लस 0.5y बराबर 2.3। इन दोनों में हम क्या करेंगे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, यदि इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 से तो 2x प्लस 3y बराबर 13, इसको करूंगा तो 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। और जो आगे का पोर्शन है वो आप सब लोगों के लिए होमवर्क है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस सवाल को आगे कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको इस टाइप के बहुत सारे सवाल करवा दिए हैं। हमने एग्जाम्पल भी बहुत डिस्कस किए और पीछे के सवाल भी डिस्कस कर लिए। अब आप इससे x और y का मान निकाल लोगे। तो आइए, यदि इस सवाल में कहीं पर भी आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, हम आगे की क्लास में डिस्कस ज़रूर कर लेंगे इसको। अगला सवाल है वो है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से √2x प्लस √3y बराबर 0, तो √2x बराबर -√3y, तो x का मान क्या आ जाएगा, -√3 अपॉन √2 इंटू वाई। ये हमारे पास x का मान आ गया है। x का मान समीकरण 1 से आया है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा हमारे पास, √3 इंटू नेगेटिव ऑफ √3 अपॉन √2y माइनस √8y बराबर 0। हमारे पास क्या आएगा, ये आगे सॉल्व करेंगे तब √3 इंटू √3 माइनस का 3 अपॉन √2y माइनस का √8y बराबर 0। आगे चले तो आगे क्या होगा हमारे पास, इनमें से मैं y कॉमन ले लेता हूं। y यदि मैं कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, -3 ऑफ √2 माइनस √8 बराबर 0। ये सब भी क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सभी मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये y का मान हमारे पास 0 आ गया है। x का मान यदि मैं निकालूंगा तो क्या होगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा हमारे पास,
रूट ऑफ 2x प्लस रूट ऑफ 3y की जगह पर क्या रख देंगे, 0 बराबर 0। ये 0 इंटू मल्टीप्लाई समथिंग है तो ये सभी 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, रूट ऑफ 2x बराबर 0। तो x का मान भी क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। हमारे पास इस सवाल में क्या मान प्राप्त हुआ है, x का मान भी 0 प्राप्त हुआ है और y का मान भी हमें 0 प्राप्त हुआ है। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। ये है 3/2x माइनस 5/3y बराबर -2x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। आप यदि इनको अच्छे से देखोगे कि जो 3 और 2 है, जो हर में 3 और 2 हैं, इसको हम एक कैसे बना सकते हैं। तो इसका एक सीधा सा सवाल है कि मैं दोनों जो इक्वेशन है इनको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो क्या आएगा सॉल्यूशन, ये 3 × 3 9x, यहां पर क्या बचेगा 10y बराबर -12। यहां पर क्या होगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। क्या आगे का आप सॉल्व कर लोगे इस सवाल को, क्योंकि यहां पर तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ गई है। किसी भी एक समीकरण से x का मान या y का मान निकालेंगे, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे, जिससे हमें एक वेरिएबल का मान प्राप्त हो जाएगा। और जो मान प्राप्त हुआ है वो इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी भी एक इक्वेशन में रखकर हम x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल काम करना है। तो ये आप सब लोगों के लिए आगे का वर्क होमवर्क रहने वाला है। आइए आगे चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। वो है आपका सवाल नंबर 2। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। क्या दिया गया है हमें, ये दो इक्वेशन दी गई हैं, इनको हल करना है। यानी हमें x और y के मान निकालने हैं और यहां पर y का मान और यहां पर x का मान यदि हम रखेंगे तो m का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा, वही आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, हल में क्या करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। और 2x माइनस 4y बराबर -24, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से थोड़ा सा मैं फास्ट कैलकुलेशन करता हूं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमको बहुत ज़्यादा सवालों को देखना है। तो आप अब इसको समझते हुए चलना। तो क्या होगा, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो जो 2x है वो क्या आ जाएगा, 11 माइनस 3y। तो जो x का मान है वो क्या आ जाएगा, 11 माइनस 3y/2। ये हमारे पास x का मान आ गया है। x का मान समीकरण 1 से निकाला है तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर क्या होगा, 2 × 11 माइनस 3y/2 माइनस 4y बराबर क्या आ जाएगा, -24। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, 11 माइनस 3y और -4y। तो 11 माइनस 7y बराबर -24।
ये 11 पॉजिटिव है, इधर जाएगा नेगेटिव, तो -7y बराबर -24 और -11, तो y का मान क्या हो जाएगा, -24 और -11, माइनस का 35 बटा माइनस का 7, तो y का मान हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, 5। अब ये y का मान हम इसमें भी रख सकते हैं, जो x वाला है इसमें भी हम रख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर यदि हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 3y, 3 इंटू 5 यानी कि 15 बराबर क्या आ जाएगा, 11। तो 2x का क्या हो जाएगा, 11 माइनस 15, तो x का मान क्या आ जाएगा, -4/2, तो x बराबर -2 हमें प्राप्त हो गया है। y का मान 5 आया है, x का मान -2 आया है। अब हम क्या करेंगे, x और y का मान इस इक्वेशन में रखेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं यहां पर। ये हो गया, इसको भी अब हमारे पास इसी स्लाइड पर मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, तो आप ताकि कभी भी रिवाइज करो तो आपको दिक्कत ना आए। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y बराबर mx प्लस 3, तो y का मान क्या है, 5, x का मान क्या है, -2 प्लस का 3, ये प्लस का 3 इधर आएगा तो क्या होगा, 5 माइनस 3 बराबर -2m। मैं एक काम करता हूं, -2m बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गए, 2 गए, तो m का मान क्या आ जाएगा, 2/-2, तो m का मान क्या आ गया हमारे पास, -1 प्राप्त हो गया। और हमसे पूछा क्या गया था, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, तो वो m का मान क्या आया है हमारे पास, -1 प्राप्त हुआ है। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। वो क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। अब की बार क्या है, सीधी इक्वेशन न देकर ये जो शब्दों वाले क्वेश्चन जो थे वो दे दिए गए हैं, इससे हमें पहले इक्वेशन बनानी है और फिर आपको प्रतिस्थापन विधि से उनको सॉल्व करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे इस सवाल को। दिया क्या गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। हम क्या मानेंगे, मानना एक संख्या x है और दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे, वो हम y मान लेंगे। एक संख्या x है तो दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे, y मान लेंगे। हमारे पास दो संख्या आ गई, एक को हमने x मान लिया, एक को y मान लिया। अब हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो प्रश्नानुसार जो x माइनस वाई है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो क्या आया है,
26 आया है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। देख रहे हो, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। मतलब ये हुआ कि जो x है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। ये हमारे पास आ गया। जो एक संख्या है x, वो दूसरी संख्या की 3 गुणी है। ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, x माइनस 3y बराबर 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब हम इनसे x और y के मान निकाल सकते हैं, तो हम बोलेंगे हाँ। यदि मैं 2 नंबर इक्वेशन को ही लेके चलूं तो x बराबर क्या जाएगा, 3y। x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, 3y माइनस वाई बराबर 26। तो आगे क्या होगा, 3y माइनस वाई यानी कि 2y बराबर 26। तो y का मान क्या प्राप्त होगा, हमें 13 प्राप्त होगा। y का मान आ गया। y का मान हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो क्या आएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस 13 बराबर 26। तो जो x है वो क्या आ जाएगा, 26 प्लस 13, यानी x का मान 39 आ गया। यही हमें दिया गया था। दो संख्याओं का अंतर 26 है, 39 में से 13 घटाएंगे, क्या आएगा, 26 आएगा। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। ये दूसरी संख्या है ना 13, 13 की 3 गुणी, 13 इंटू 3 39 आएगा। दूसरी संख्या की 3 गुणी एक संख्या है, तो x का मान हमारे पास 13 आ गया। तो लिख देंगे, अतः है एक संख्या 13 है, दूसरी संख्या 39 है। ये हमारे पास इस सवाल का हल आ गया। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। वो ये है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण, जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। जो दोनों एंगल हैं उन्हें ज्ञात करने हैं। हम क्या मानेंगे, मानना बड़ा कोण x, छोटा कोण y। ये हमने इसको नाम दे दिए कि जो बड़ा एंगल है उसको x बोल देंगे और जो छोटा एंगल है उसको हम y बोल देंगे। तो जो दो संपूरक कोण कौन से होते हैं ये बताओ आप तो जल्दी से बताओ, बताओ, सोचो जल्दी से, दिमाग पर जोर डालो कि संपूरक कोण कौन से होते हैं। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि ऐसे दो एंगल जिनका योग 180 डिग्री हो संपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो एंगल जिनका योग 180 डिग्री हो संपूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक कोण क्या होंगे,
ये होंगे। दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो तो वो दोनों कोण संपूरक कोण कहलाएंगे। दो संपूरक कोणों में बड़ा एक तो यही इक्वेशन आ गई, कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। दूसरा क्या है, जो बड़ा कोण है जो x है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है x, तो ये 18 इधर ले आएंगे तो x प्लस 18 बराबर y, यानी कि छोटे कोण से वो 18 डिग्री अधिक हो गया। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में सीधा रख देंगे अब की बार। ये रखने पर क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 में क्या हो जाएगा, x की जगह पर y माइनस 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो y और y 2y बराबर 180 डिग्री प्लस 18 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, y बराबर 180 और 18 198/2। तो y का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 99 डिग्री आ गया। कि एक एंगल है वो 99 डिग्री आ गया, तो दूसरा एंगल क्या होगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा हमारे पास, x बराबर 99 माइनस 18। तो x का मान क्या आ जाएगा, 99 में से यदि आप 18 घटाओगे तो क्या आएगा, 9 में से 8 गए 1 और 8 81 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। तो हम ये लिख देंगे, अतः जो बड़ा कोण आया है हमारे पास वो 99 डिग्री आया है। एक काम करना आप, हम इसको y मान लेंगे और इसको हम x मान लेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप x भी किसी को मान सकते हो और y भी आप किसी को मान सकते हो। हमें तो बस ये आना चाहिए था कि दो संपूरक कोण, एक 99 डिग्री का है एक 81 डिग्री का है, और जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो ये हमारे पास सवाल का हल प्राप्त हो गया है। चलिए चलते हैं हम हमारे अगले सवाल पर। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है नियत भाड़ा, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। एक काम कर देता हूं मैं, इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है वो सही कर देता हूं सबसे पहले। तो यहां पर के आएगा,
हमें क्या दिया गया है, यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से देखोगे, तो आपको यह बताया गया है एक टैक्सी है। तो टैक्सी क्या करती है, टैक्सी वाला एक नियत भाड़ा है कि यदि मैं आप यहां से यदि आपके घर तक आऊंगा, मैं जहां भी रहता है या वो जहां भी रहता है टैक्सी वाला, वो आपके यदि घर तक आएगा तो उसका एक फिक्स चार्ज होगा। भाई वो चाहे 50 रुपए ले, 100 रुपए ले, 200 ले, उसका एक फिक्स चार्ज होगा अपने घर से आपके घर तक आने का, कि इतने रुपए तो आपका वो फिक्स चार्ज लगेगा। उसके बाद जितनी दूरी आपको जाना है तो उस पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होगा। तो एक तो नियत भाड़ा हो गया कि इतना तो लगेगा ही लगेगा, उसके बाद आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा वो है लगेगा, यानी कि 1 किलोमीटर पर इतना भाड़े लगेगा, जितने किलोमीटर भी आपको जाना होगा उतना भाड़ा हो जाएगा। तो फिक्स भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर का भाड़ा, टोटल भाड़ा वो होगा। हम क्या मान के चलते हैं, माना टैक्सी का नियत भाड़ा वो हम x मान लेते हैं, और प्रति किलोमीटर भाड़ा उसे हम y मान लेते हैं। अब पर्सन के अनुसार पर्सन क्या कह रहा है, पर्सन ये कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है। जो फिक्स है वो तो फिक्स ही रहेगा, जो नियत भाड़ा है वो तो लगेगा ही लगेगा 10 किलोमीटर दूरी के लिए, यानी कि 10y का भाड़ा जो है वो कितना हो गया, टोटल 105 रुपए हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है, तो x है ये तो नियत भाड़ा रहेगा ही रहेगा, तो 15 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो क्या है, 155 रुपए है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इससे हमें x और y का मान निकालना है, वो आप आई होप होमवर्क है आपका कि आप इससे x और y का मान निकाल लोगे। और जो x और y का मान आएगा, जो भी x और y का मान आएगा उसे क्या करना है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा, तो क्या होगा x प्लस 25y, ये जो मान आएगा कि x का जो मान आएगा वो रखेंगे, 25 इंटू वाई का जो मान आएगा वो रखेंगे। यहां पर यहां से जो मान आएगा वो टोटल रुपए में आएगा, कितने रुपए हुआ, 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा होगा, तो वो आपको सॉल्व करके और इसमें लिख देना है। अतः एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए जितना भी भाड़ा है रुपए इतना भाड़ा देना होगा। ये आपको छोटा सा काम करना है, ये आपका होमवर्क है। उम्मीद है आप इसे कर लोगे। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। वो है ये, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आप सवाल को एक बार और अच्छे से ध्यान से पढ़ो। सवाल में पूछा क्या गया है, आप सवाल को चाहे 2 से 3 बार रीड कर लेना, लेकिन आपको यह अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि सवाल में पूछा क्या गया है और सवाल में बताया क्या गया है। फिर उस हिसाब से हमें आगे की कार्रवाई करनी है। तो इसका हल क्या होगा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। सबसे पहले क्या मानेंगे, मानना भिन्न का अंश
अंश क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे, और भिन्न का हर वो क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अंश और हर तो आप समझते होंगे, जो भी भिन्न होती है, जैसे 4/11 क्या है, एक भिन्न है, तो इसका जो 4 है उसको हम क्या बोलेंगे, अंश बोलते हैं, और जो 11 है इसको हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर यानी कि x/y में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। ये तो आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। यदि अंश और हर दोनों में तीन जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न क्या हो जाएगी, 5/6 हो जाती है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया है। इससे हम क्या करेंगे, x और जो y के मान है वो निकाल लेंगे, और x और y के जो मान आएंगे वही क्या होंगे, भिन्न हो जाएगी x/y। तो ये आप सब लोगों के लिए आगे का जो काम है वो होमवर्क होने वाला है। उम्मीद है आप इस सवाल को कर लोगे। यदि किसी भी सवाल में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट जरूर करके बताना, तो हम आगे की क्लास में उस सवाल को डिस्कस कर लेंगे। अगला सवाल क्या है, वो है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले क्या मानेंगे, ऐसा सवाल हमने कल भी किया था, आफताब वाला। आफताब की आयु ये थी, आफताब की पुत्री की आयु ये थी, 3 वर्ष पूर्व ये थी, 3 वर्ष बाद ये है, वो सवाल हमने कल किए थे। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, मानना जैकब की वर्तमान आयु x थी, उसके पुत्र की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु वो क्या हो जाएगी, y मान लेंगे हम। सबसे पहले क्या बोला गया है, 5 वर्ष बाद। तो हम क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु यदि आज वो x वर्ष का है, आप ही मान लो, एग्जाम्पल लेते हैं हम एक, आपकी आयु मान लीजिए आज 17 साल है, तो 3 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी, तो आप 17 में 3 जोड़ दोगे तो 20 वर्ष आपकी आयु आ जाएगी। और मैं यदि बोलूं आपकी 3 वर्ष पहले क्या आयु थी, तो आज आप 17 साल के हो, 3 साल पहले आपकी आयु क्या थी, 14 वर्ष हो जाएगी। तो हम 17 में से 3 घटा देंगे। यदि पूर्व की बात आएगी तो उसको घटा देंगे, यदि बाद की आयु की बात आएगी तो उसमें हम जोड़ देंगे। तो जैकब की आयु क्या हो जाएगी, x + 5 वर्ष, उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y + 5 वर्ष। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार पांच वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जो जैकब की आयु है 5 वर्ष बाद, वो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 3 × y + 5। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा, x + 5 = 3y + 15। तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, x - y - 10 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त हो गई है।
इसको हम क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। ये हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दी। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु ज्ञात करेंगे। पांच वर्ष पूर्व जैकब की आयु x-5 वर्ष हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु वो क्या हो जाएगी, y-5 हो जाएगी। आगे क्या दिया गया है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, पांच वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या थी, उसके पुत्र की आयु की 7 गुणी थी, तो 7 इंटू y-5। उसके पुत्र की जो आयु है उसकी क्या थी, 7 गुणी थी। उसके पुत्र की आयु y-5, उसका 7 गुना इंटू 7, ये जैकब की आयु हमारे पास आ गई। इसको हम सोल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, x-5 बराबर 7y-35। तो ये नेगेटिव है, इधर आएगा तो x-7y प्लस का 35 हो जाएगा, तो +30 बराबर 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। इसको हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। अगला स्टेप क्या है हमारा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो x - y - 10 ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। x - 7y + 30, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इन दोनों को हल करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 + y। अगला स्टेप क्या है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा हमारे पास, 10 + y - 7y + 30 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, y और 7y, 10 और 30 40 हो गए, y में से 7y गए, -6y + 40। तो y का मान क्या आ जाएगा, -40 अपॉन ये -6 मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा भाग में आ जाएगा। तो y का मान क्या आ जाएगा, इसको हम 2 से कैंसिल भी कर देंगे, 20/3 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, 20/3 हमारे पास y का मान आ गया है। अब हम क्या करेंगे, y का मान x इसमें रख देंगे या हम समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर यदि हम y का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो वो क्या होगा, x - 20/3 - 10 बराबर 0। ये दोनों इधर जाएंगे तो x का मान क्या होगा, 10 + 20/3। ये एलसीएम आ जाएगा तो क्या होगा, 30 + 20/3। तो x का मान क्या आ जाएगा, 50/3। ये लीजिए, x का मान 50/3 आ गया, y का मान 20/3 आ गया। ये हमने इन दोनों को सोल्व कर दिया है। तो आज ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.2। तो हमने आज की क्लास में क्या डिस्कस किया,
वो थी आपकी प्रतिस्थापन विधि पर आधारित जो भी सवाल थे, उन सबको हमने सॉल्व कर लिया है। और जो आपकी एक्सरसाइज 3.2 थी, इसको आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, कल की क्लास में जो भी बीजीय विधि है, एक और विधि रह गई है, वो है विलोपन विधि, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। और फिर आगे की जो एक और क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और आगे के 2 लेक्चर में हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं इस चैप्टर के। यदि आपने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से जाकर उनको देख लीजिए। और हमने अभी तक चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करा दिया है, और हमारा ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। इसी तरह से हम धीरे धीरे करके आगे के जो सभी चैप्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही।